नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को चंपावत जिले को बड़ी सौगात दी। सबसे पहले उन्होंने जिला चंपावत में एमआरआई मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। इस मशीन के चालू होने से अब क्षेत्र के मरीजों को एमआरआई जांच के लिए दूरस्थ शहरों का रुख नहीं करना होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सिटी सेंटर का भूमि पूजन और कॉर्बेट ट्रेल का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि आज ही हमने चंपावत रोडवेज स्टेशन पर 62 करोड़ से ज़्यादा की लागत वाले एक आधुनिक मल्टी लेवल पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। इसके अलावा टूरिस्ट लॉज, पूर्णागिरी धाम और रीठा साहिब में नई पार्किंग सुविधाएं बनाई गई हैं, जिसमें स्थानीय लोगों और यहां आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को बहुत राहत भी मिली है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है, चाहे वो क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाना हो, डायलिसिस मशीनें लगाना हो या फिर आज एमआरआई सुविधाएं शुरू करना हो। इसी दिशा में हमने यहाँ 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड वाला क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बनाया है। वर्षों में जब भी हमारे जनपद में हमारे विधानसभा में आना हो, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी नौजवान साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज इस अवसर पर अपना प्रेम और अपना आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पधारे चंपावत के आप सभी परिवारजनों के मध्य उपस्थित होकर सच में मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आप सभी का ये स्नेह मेरे लिए ऊर्जा और प्रेरणा का काम करती है। ये मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि चंपावत मेरे लिए केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, बल्कि अब मेरी कर्मभूमि और ये मेरा परिवार है। और जब भी मैं आप सबके बीच में आता हूं, जब कभी मैं चंपावत आने का मुझे मौका मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में आया हूं। चंपावत के सभी परिवारजनों ने जो मुझे अपना अथाह स्नेह दिया है, अटूट प्रेम और विश्वास दिखाया है, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यही विश्वास आप सबके द्वारा जो लगातार मुझे अपना समर्थन दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, इसके कारण ही मुझे दिन रात बिना रुके, बिना थके और पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ देवभूमि उत्तराखंड की सेवा में जुटे रहने की शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, साहस प्रदान करता है, संबल प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आज का दिन चंपावत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। विकास की गाथा में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, क्योंकि आज मुझे चंपावत के समग्र विकास को गति प्रदान करने वाली लगभग 124 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 17 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये सभी योजनाएं आने वाले समय में चंपावत के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इन सभी परियोजनाओं ने मुझे चंपावत के मेरे युवा साथियों के, चंपावत की मेरी माताओं बहनों के, हर एक बड़े बुजुर्ग के सपने दिखाई देते हैं इन योजनाओं में। माताओं बहनों की जहां मुझे सुविधाएं दिखाई देती हैं, किसानों की उम्मीद दिखाई देती है, और आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी का सुनहरा भविष्य इनमें दिखाई देता है। इसके अलावा मुझे इस बात का भी संतोष है कि यहां आने से पहले आप जिला चिकित्सालय चंपावत में लगभग 6 करोड़ से अधिक लागत की अत्याधुनिक मॉडर्न एमआरआई मशीन का भी शुभारंभ हो गया है। अब चंपावत और इसके आसपास के सभी क्षेत्र के लोगों को
अब एमआरआई करवाने के लिए बड़े शहरों में या निजी अस्पतालों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब लोगों का समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और गंभीर रोगों का उपचार भी उनको अपने घर के पास ही मिल सकेगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज मुझे चंपावत के सिटी सेंटर का भूमि पूजन तथा कॉर्बेट टेल के उद्घाटन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है दोनों परियोजनाएं चंपावत के विकास में, यहाँ के पर्यटन में और स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को एक नई उड़ान देंगे, नई गति यहाँ मिलेगी, रोजगार व्यापार दोनों ही बढ़ेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार विकास और विरासत इस मंत्र को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। एक और हम जहां सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल ऐसी आधुनिक आधारभूत सुविधाओं को मजबूत कर रहे हैं, उनको सुदृढ़ कर रहे हैं, वहीं देवभूमि की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में, मैं भारत की आध्यात्मिक राजधानी नहीं कह रहा हूं, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का है, क्योंकि सदियों से देवभूमि उत्तराखंड भारत की सनातन चेतना का केंद्र रही है। इस दिशा में कार्य करते हुए केदारखंड की भांति ही मानसखंड के जो हमारे पौराणिक मंदिर हैं, उन सभी का पुनरुत्थान किया जा रहा है, उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मां पूर्णागिरि धाम का समग्र विकास, मां बाराही देवी, बालेश्वर, पाताल रुद्रेश्वर, मां रणकोची जैसे प्राचीन मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए और विस्तार सहित शारदा कॉरिडोर और प्रस्तावित गोल्जी कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं हमारी इस सोच का परिणाम है। भाइयों बहनों, चंपावत केवल एक जनपद नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और सीमांत स्वाभिमान और असीम संभावनाओं का पहचान का क्षेत्र ये जिला चंपावत है। इसलिए हमारी सरकार ने इसके विकास को केवल कुछ योजनाओं तक सीमित नहीं रखा है कि कुछ योजनाएं शुरू हो जाए, बस इसकी इतिश्री हो जाए, औपचारिकता पूरी हो जाए, बल्कि इसे उत्तराखंड का आदर्श जिला बनाने के लक्ष्य के साथ हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा चरम पर है। पिछले दिनों सामने आए प्रकरणों पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कुछ घटनाक्रमों ने यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने धैर्य से सभी चुनौतियों का सामना निकाला। नरेश बंसल ने कहा कि अच्छा शासक वही होता है जो धैर्यपूर्व चुनौतियों का सामना करे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पेपर लीक और हरिद्वार जमीन खरीद मामले में भी सरकार ने बिना उत्तेजित हुए निर्णय लिए और साथ ही नकल विरोधी देश का सबसे सख्त कानून भी लाया गया और आरोपियों को जेल भी भेजने का काम किया गया। सांसद ने बताया कि कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और जन सुविधाओं के बेहतर इंतजाम के लिए अब तक 40 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन भी कर चुके हैं। कानून व्यवस्था की दृष्टि से और जनता के सहयोग की दृष्टि से, उसकी व्यवस्थाओं की दृष्टि से, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधाएं हों या अन्य जन सुविधाएं हों, अब तक 40 लाख से ज़्यादा लोग चारधाम यात्रा कर चुके हैं। यह यात्रा बढ़े क्योंकि इससे हमारे यहाँ के युवकों को रोजगार मिलता है। लेकिन कुछ लोग कोशिश करते हैं, हर तरफ के कुछ लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं कि इसमें व्यवधान पड़े, अच्छा काम उनको अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग आपदा में अपना अवसर ढूंढने का काम करते हैं, राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे योग्य मुख्यमंत्री जी ने धैर्यपूर्वक उसको सॉर्ट आउट किया, उसका समाधान निकाला है। समाज के अंदर शांति और सौहार्द बना रहे और हमारी चारधाम यात्रा भी ठीक से चलती रहे, इसका एक अच्छा उदाहरण ये है। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में 4.2 फ्लाईओवर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां उत्तराखंड रोडवेज की बस और एक पिकअप वाहन के आमने सामने जोरदार टक्कर से
3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। गंभीर रूप से 4 लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। पुलिस प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई हैं, जिन्होंने रास्ते को भी क्लियर कराया है। और इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई, यह भी बताया जा रहा है। बस और पिकअप वाहन की जोरदार टक्कर हुई है। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में पुराने ठेके के बाहर मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। वायरल वीडियो में एक युवक बाइक में तोड़फोड़ करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में राहगीरों ने बीच बिचाव कर दोनों पक्षों को शांत कराया है। हालांकि मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। उत्तराखंड की राजनीति अब 2027 विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है। एक और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के दावे कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस की रणनीति क्या है और क्या पार्टी सत्ता में वापसी कर पाएगी। इन्हीं अहम मुद्दों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय संचार सचिव वैभव वालिया से खास बातचीत की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय संचार सचिव वैभव वालिया जी हमारे साथ मौजूद हैं आज बातचीत करने के लिए। बस किस तरह की तैयारियां हैं 2027 चुनाव को लेकर उत्तराखंड में, और क्योंकि आप भी लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, किस सीट से किस तरह की तैयारी आप लोग भी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कितनी एक्टिव नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से मैदान में है और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों के द्वारा, इनके कुशासन के द्वारा जो जनता जो है त्राहिमाम है, उस जनता की समस्याओं को लेके हम जो है जन जागरूकता करने का प्रयास कर रहे हैं और जनता से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस के दिनों से आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिनों को कंपेयर कीजिए, आकलन कीजिए और पुनः जो है कांग्रेस को वापस लाइए ताकि प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, जो है कानून व्यवस्था, हर क्षेत्र में जो है उत्तराखंड बद से बदतर हालातों में ला दिया है। प्रदेश में जो है भ्रष्टाचार पूरी तरह से कायम है। तो इन तमाम मुद्दों पे हम ज़मीन पे हैं, कांग्रेस पार्टी ज़मीन पे है और मैं स्वयं भी उत्तराखंड में देहरादून की धर्मपुर विधानसभा से तैयारी कर रहा हूं और मैंने पार्टी से कहा है कि मैं धर्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूं। और यहाँ पे धर्मपुर विधानसभा की भी अगर मैं आपको बात बताऊं तो इनकी कहानी भी जो है पूरे प्रदेश की भाजपा की जो कुशासन की कहानी है उससे बहुत अलग नहीं है। ऐसा वैसे आम तौर पे ये लोगों को लगेगा और मैं भी ऐसा सोचता था कि भाई उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और 2 बार से विधायक हैं और प्रदेश में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, मेयर इनके हैं, सांसद इनके हैं, सारे ही इंजन इनके हैं जो ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन कहते थे। तो ज़मीन पे उसका असर भी आपको दिखेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी को क्षेत्र की जनता टूटी सड़कों वाला विधायक कहती है। उनका नाम रखा हुआ है कि टूटी सड़कों वाला विधायक अगर कोई है तो वो विनोद चमोली है। हर जगह टूटी सड़कें, हर जगह जो है नालियां नहीं है, कोई विकास कार्य, कहीं विकास ढूंढे नहीं मिल रहा है धर्मपुर विधानसभा में कि भाई कि आप जो है विकास को ढूंढने के लिए हम भी हर रोज़ सड़कों पर निकलते हैं लेकिन कहीं मिलता नहीं है। हर बस्ती में नशा बेचा जाता है, हर जगह जो है जल भराव की समस्या है। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो बिजली कटौती, बार बार लाइट जाना, पानी की जो है पूर्ति ना होना, जो मुद्दे जब हम छोटे थे जिन चीज़ों पे बात होती थी कि सड़क, बिजली, पानी जो है समस्या है, वहाँ से ही ऊपर नहीं उठ पाई है आज भी राजनीति। तो हम ये सारे मुद्दों को लेके लोगों के बीच में जाके लोगों से कह रहे हैं कि भाई कि आप थोड़ी सी यहाँ पे राजनीतिक बदलाव कीजिए और ये देखिए कि यदि किसी व्यक्ति ने काम किया हो तो उनको आप दोबारा से जिताइए, उनको आप जो है रिवॉर्ड कीजिए। लेकिन अगर किसी ने काम नहीं किया है तो उनको आप अपने वोट की ताकत से दंडित भी कीजिए ताकि लोकतंत्र बना रहे और लोकतंत्र में विश्वास बना रहे। बीजेपी सरकार को किस तरह से टक्कर देने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हावी मुद्दे उनके भी हैं और कई बार वो भी आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं? देखिए, इस बार जनता ने मन बना लिया है। इस बार जो है जनता इन्हें भगाना चाहती है क्योंकि जनता इनसे इतनी त्रस्त हो गई है। आप समझिए, अंकिता भंडारी वाले मामले में पूरे देश में प्रदेश की छवि धूमिल हुई है
और भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूं कि चलो अगर ऐसा मामला हो भी गया था तो कम से कम इतना घिनौना कृत्य करने वाले अपनी पार्टी से संबद्ध व्यक्ति को तो आपको नहीं संरक्षण देना चाहिए था, उनको तो नहीं बचाना चाहिए था। आपने जो है अपनी पार्टी से जुड़े हुए वीआईपी को बचाने के लिए प्रदेश के सारी जनता की मांग को जो है आपने पूरी तरह से खारिज कर दिया। वो मामला सीबीआई में है, लेकिन उस जांच का क्या हुआ किसी को नहीं पता। जब युवा जो है प्रदेश का आपसे नौकरी मांगने जाता है तो आप सारे के सारे पेपर लीक कर देते हो और फिर कहते हो कि हमने नकल विरोधी कानून बना दिया, लेकिन उस नकल विरोधी कानून की सच्चाई भी तब बाहर आ जाती है जब आपका पेपर लीक का माफिया हाकम सिंह छूट जाता है और डांस करते हुए उसका वीडियो हमारे सामने आता है। वो मामला भी आप अनंता सीबीआई को दे देते हो, उसकी भी सीबीआई जांच का क्या हुआ वो भी नहीं पता चलता है। तो पूरी तरह से हर क्षेत्र में सरकार जो है विफल रही है। भ्रष्टाचार कायम है इस सरकार में, कानून व्यवस्था का ये हाल है। देहरादून में आम हो गया है किसी का मर्डर होना, किसी को गोली मार देना। हम ये एक आर्मी का प्रदेश है कि हमारे प्रदेश से बहुत से लोग सेना में अपनी सेवाएं देते हैं। ब्रिगेडियर जोशी जिन्होंने 35 साल सेवा दी, जिन्होंने रॉ में भी सेवाएं दी, वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे 7 बजे प्रदेश की राजधानी में निकलते हैं और 2 गाड़ियां एक दूसरे को चेस कर रही हैं, पीछे वाली गाड़ियों से गोलियां बरसती हैं और ब्रिगेडियर जोशी हमारे बीच से चले जाते हैं और कोई जवाबदेही नहीं होती है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, कोई बदलाव नहीं होता है। पेपर लीक से अभी आपने देखा नीट का, जिसका पूरे देश में हल्ला हुआ, देहरादून की भी एक बेटी रिया थापा अपने आप जो है वो अब इस प्रेशर को नहीं झेल सकी और पेपर लीक के बाद उसने अनंतः जो है सुसाइड कर लिया। तो ये सारी बातें जो हैं जनता में आज जो है घर कर चुकी हैं और जनता इन्हें भगाने के लिए पूरी तरह से लामबंद है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कहीं पता नहीं चलेगा और प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में है। कांग्रेस पार्टी इन सारे मुद्दों पे पूरे प्रदर्शन कर रही है, आक्रोशित है और जन भावनाओं के अनुरूप जो है इस लड़ाई को लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी पुनः सरकार बनाएगी और वापसी करेगी। संगठन में भी बदलाव क्योंकि किए गए कांग्रेस पार्टी में, अब क्या लग रहा है कि पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं आप लोग? 100% हम चुनावी मोड में हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव के तैयारी में है। सारे बड़े नेता जमीन पे हैं। हर विधानसभा वाइज हमारी मीटिंगें हो रही हैं। सारे जो है प्रदेश प्रभारी का दौरा और सब चीज़ें लगातार चल रही हैं। पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी की चल रही है। मैं आपको बता सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अच्छी जो है परसेंटेज के साथ में यहाँ पर सरकार बनाएगी। वैभव जी, एक घर से एक टिकट मिलेगा, ये बात प्रभारी जी भी कह चुकी हैं और अध्यक्ष भी कह रहे हैं। किस रूप में आप देख भी पा रहे हैं इन सभी चीज़ों को? क्या परिवारवाद रुकेगा इससे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब स्क्रीनिंग कमेटी हमारी बन जाएगी और स्क्रीनिंग कमेटी में ये सारे पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो वो स्क्रीनिंग के लेवल पे बनाई जाती हैं। तो जब स्क्रीनिंग कमेटी बन जाएगी तो जो भी पॉलिसी बनेगी वो सबको माननी पड़ेगी। ये कांग्रेस के अंदर नियम रहता है। तो अभी जैसे ही हमारी स्क्रीनिंग कमेटी घोषणा हो जाएगी और स्क्रीनिंग कमेटी की जो भी पॉलिसी बनेगी, मुझे लगता है कि जो भी पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं की जो आवाज़ होगी उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। प्रदेश में बहुत सारे नए लोगों को कांग्रेस मौका देगी, बहुत से युवाओं को कांग्रेस मौका देगी, बहुत जगह पे चेहरे बदलेगी और प्रदेश में ये मानते हुए कि भाई कि जनता भी ये मांग कर रही है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना जो है चेहरे को परिवर्तित करे, तो उसको देखते हुए नए लोगों को मौका दिया जाएगा। आप देखेंगे कि कांग्रेस इस बार मजबूती से वापसी करेगी। पार्टी ही चुनाव चिन्ह होगा या फिर कोई चेहरा भी होगा मुख्यमंत्री की रेस में, कि किसको आप आगे कर सकते हैं? हमें लगता है कि कांग्रेस जो है पार्टी ये चुनाव से पहले चेहरे की घोषणा अमूमन नहीं करती है और हम जो है संयुक्त नेतृत्व में चुनाव में जाते हैं और वही उत्तराखंड में भी होगा और तमाम ही बड़े नेता हैं और सभी के नेतृत्व में जो है हम सरकार बनाने के लिए जाएंगे और चुनाव संपन्न होने के बाद में हमारे जो विधायक होंगे वो अपना नेता चुनेंगे। वैभव जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि हरीश रावत कुछ कार्यक्रमों से दूरियां बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हरीश रावत जी हर प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा आगे रह के अग्रणी भूमिका निभाते हैं और अभिभावक के रूप में हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी में आप देखेंगे कि हर तरह से एक्टिव हैं। अभी जो है हम लोगों ने नीट का प्रदर्शन किया था देहरादून के अंदर ही, जिसमें जो है केंद्रीय हमने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करी थी। उसमें NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी आए थे और अच्छा प्रदर्शन रहा। पुलिस को पानी चलाना पड़ा लोगों को, हमारे जो है पुलिस ने दमन का प्रयोग करने के लिए वाटर कैनन चलाए, उसमें हरीश रावत जी मौजूद थे। अभी की बात है। तो हर प्रदर्शनों में आप देखेंगे हर जगह हरीश रावत जी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और वो अभिभावक के रूप में है और उनका जो एक्सपीरियंस है उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। वैभव जी, प्रदेश प्रभारी कह रही हैं कुमारी शैलजा जी की जो एक
घर से तो एक टिकट मिलेगा ही, और साथ ही जो पद पर हैं वो अपने पद छोड़ दे अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है। और वहीं विनोद चमोली कह रहे हैं कि शायद ये कहीं ना कहीं जो है अध्यक्ष के ऊपर ही वार है, क्योंकि वही चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं और वही पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। देखिए विनोद चमोली जी के मतलब तुम्हारे पैरों तले ज़मीन नहीं फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। विनोद चमोली जी के लिए हमारी राय है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ धर्मपुर विधानसभा के गली कूचों में जाके जनता के आगे हाथ जोड़ने चाहिए, क्योंकि वो अपनी सीट हार रहे हैं। देहरादून के अंदर अगर पहली विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को ही हारेगी तो वो धर्मपुर विधानसभा होगी, ये हम कह चुके हैं। कल ही कुछ क्षेत्र के लोगों ने प्रेस वार्ता करके ये घोषणा करी है कि विनोद चमोली हमारी ज़मीन कब्जाने की कोशिश कर रहा है। हर तरह से जनता जो है उनके विरोध में है, अलग अलग क्षेत्रों से जनता उनके विरोध में है, तो उनका तो कहने का कुछ बचा ही नहीं है। जहाँ तक बात है कि पार्टी के अंदर कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, मैंने आपसे कहा कि पार्टी के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा होती है। जो हमारी पार्टी के जो तरीका रहा है, जो प्रक्रिया रही है कि स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी, स्क्रीनिंग कमेटी फिर पॉलिसी तय करती है कि भाई ये पॉलिसी होगी, और उस समय उसमें सारे प्रदेश के भी नेता होते हैं, केंद्र के भी नेता होते हैं, और जो पॉलिसी बनती है वो सबको मान्य होती है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो वैभव बालिया जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान आपदा राहत और बचाव कार्य के लिए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन के साथ ही आपदा प्रबंधन में जुड़े अन्य विभागों के कर्मचारी तैनात हैं। आपदा राहत और बचाव के लिए तमाम जगहों पर मशीन भी तैनात कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 15 जून से सभी लोग अपने अपने निर्धारित जगहों पर कार्य कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगामी दिनों के लिए भी मौसम का अलर्ट जारी होने पर कहा है कि अलर्ट कोई बहुत अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए जितने स्ट्रेटजिक लोकेशन हैं सभी में कहीं पर एनडीआरएफ है, कहीं पर एसडीआरएफ है, कहीं पे हमारे पुलिस की टीम, कहीं पीडब्ल्यूडी की टीम, जहाँ जिसकी आवश्यकता है वो टीमें तैनात की गई हैं। और टीमें 15 जून से अपना काम कर रही हैं। और जब भी कोई ऐसी स्थिति बनेगी हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम बेहतर तरीके से राहत बचाव के कार्य करें, रास्ता कहीं बंद होता है खोलने का। देखिए संभावना है कि 3-4 दिन विभिन्न जनपदों में अलग अलग समय पर बरसात होगी, उसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट बहुत सीरियस नहीं है, सीवियर कैटेगरी का नहीं है, नॉर्मल अलर्ट है। लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, वॉच करने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में यह भी अनुरोध करूँगा कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो उस समय ट्रैवल ना करें जिस समय बरसात हो रही हो, क्योंकि बरसात के समय ट्रैवल करने से पत्थर गिरने का डर बना रहता है और फिर दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।